प्यारे बच्चों, प्रकाश की तरंग प्रकृति, जैसा कि आप सभी को बेटा हमने कल की क्लास में बताया था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति में दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विक्रांता जी बनते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नियमों की व्याख्या करिए। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको पूरा का पूरा चैप्टर लिखा दिया, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और कल की क्लास में हमने आपको प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रवृत्ति, लगभग 16-17 प्रवृत्ति एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में, और न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी समझाया था। ठीक है, प्रकाश के संदर्भ में न्यूटन ने अपनी थीसिस, अपने विचार प्रकट किए, जिसे जो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। और वह सिद्धांत बहुत दोषयुक्त था, इसलिए आने वाले समय में उस सिद्धांत को गलत मान लिया गया। तो फिलहाल इनका सिद्धांत तो था ही, तो क्या सिद्धांत है जानिए। न्यूटन का कल बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कणिका सिद्धांत। और अब तरंग के तीनों चैप्टर थ्योरेटिकल है। 2 घंटे की क्लास मिले तो हर चैप्टर खत्म हो जाए। तीनों चैप्टर 2-2 घंटे की क्लास के हैं, यही जान लीजिए। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है बेटा? वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में जो भी अपने विचार, अपने मत प्रस्तुत किए, उसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत या पार्टिकल नेचर्स या पार्टिकल नेचर प्रिंसिपल कहते हैं। तो इन्होंने बताया, ध्यान से सुनना बेटा, कि किसी प्रकाश स्रोत से, जैसे कोई स्रोत हो, जैसे ये राड जल रही हो, बल्ब जल रहा हो, मरकरी जल रही हो, माने जो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हो, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब बाहर निकलता है तो असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है, जो बहुत तीव्र वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करते हैं। न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया, अपनी थ्योरी दिया। पहली थ्योरी स्नेहा ओझा क्या बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है, और ये कण बहुत तेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के जैसे उच्च वेग से गति करते हैं जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलते हैं। ये बताया न्यूटन ने कणिका सिद्धांत। और इस सिद्धांत को थोड़ा हाई फाई करके प्रकाश के कई गुणों को व्याख्या भी दी। कहा कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में बाहर निकल रहा है तो कण में द्रव्यमान है और कण वेग से चल रहे हैं, तो द्रव्यमान और वेग जब कणों में है तो इसका मतलब ये कण ऊर्जा कण है। माने प्रकाश किसी स्रोत से ऊर्जा के रूप में निकलता है, माने प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात उन्होंने सिद्ध किया अपने कणिका सिद्धांत से, कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे अनंत अदृश्य कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, जो बहुत तीव्र वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से संचालित होते हैं। अर्थात प्रकाश जो है द्रव्यमान और वेग युक्त कण अर्थात ऊर्जा कण है। इससे यह सत्यापित हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर न्यूटन ने अपने ही सिद्धांत से समझाया कि जब जो है ये कण बहुत तेज वेग से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज, इतना वेग किसी अन्य वस्तु का नहीं होता, तो मतलब इनकी गति प्रभावित नहीं होती, ये सीधी रेखा में चलते हैं। कोई भी जो है कण इनकी गति को प्रभावित नहीं कर पाता, इनकी जो है संचरण, इनकी दिशा सीधी बनी रहती, स्ट्रेट लाइन, जिधर निकलते हैं उधर बढ़ते चले जाते हैं। माने प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस गुण की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत से हुई। और इन्होंने बताया कि ये कण बहुत तीव्र वेग से संचरित हो रहे हैं, तो इतनी तीव्र वेग से चलने के कारण इनको निर्वात या माध्यम दोनों में चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि अब कोर्स में नहीं है, किताब में भी नहीं है, नहीं तो पहले इन्होंने न्यूटन ने बताया कि जैसे प्रकाश कणिका के रूप में
किसी चिकने तल पर गिरता है तो ये चिकने तल का जो है प्रतिक्रिया बल इन कणों पर लगता रहता है। जैसे ये कोई कण यहाँ आया तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगा, तो इसलिए इसकी गति की दिशा थोड़ा विचलित होती गई और ये जो है गति की दिशा इस तरह से प्रभावित हो जाती है जब ये किसी चिकने तल पर टकराते हैं। माने शॉर्टकट में ये बात जान लीजिए आप कि जब जो है प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाएं किसी सतह पर आपतित होती है तो सतह के काल्पनिक प्रतिक्रिया बल के प्रतिकर्षण के कारण उनकी दिशा बदल जाती, बारे में परावर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही इसी प्रतिक्रिया बल के कारण अपवर्तन की घटना भी प्रकाश कणिकाएं दिखाती है। प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार में होती, कोई छोटी कोई बड़ी, और जब ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो कणिका एकदम छोटी एकदम हल्की होगी वो पहले आ जाएगी और जो कणिका मोटी भारी भरकम होगी बाद में आएगी। माने जो है वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म से जो है प्रकाश कणिकाएं प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो बच्चों यही इतना पूरा ललतरानी इकट्ठा में बोल दिया जाए तो ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। तो कहिए तो हम एक बार फिर से बता दें न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, जान लीजिए आशी जी। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य अनंत कणिकाओं के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है जिनमें उच्च वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जब प्रकाश स्रोत से द्रव्यमान और वेग युक्त कणों के रूप में बाहर निकलता है, माने ये ऊर्जा कण है अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सत्यापित होता है। प्रकाश कणिकाएं बहुत तीव्र वेग से चलती हैं तो इसका मतलब है कि इनमें जो है बाह्य अवयवों का कोई प्रतिरोध नहीं काम करता, मतलब ये कणिकाएं सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में संचरित होती है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है, यह बात सत्य साबित हुई। और प्रकाश कणिकाएं इतने उच्च वेग से चल रही है तो इसका मतलब ये निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित हो सकती है। प्रकाश कणिकाएं जब किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो तल की प्रतिक्रिया के कारण इनके मार्ग की दिशा बदलती रहती है, मतलब ये परावर्तन की घटना और इसी प्रकार अपवर्तन की घटना दिखाती है। प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार की होती है, प्रिज्म से देर सवेर आती है, माने अलग अलग आती है, वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकट करती है। न्यूटन ने यही जो है प्रकाश के कणिका सिद्धांत समझाया और इसी सिद्धांत के द्वारा उन्होंने प्रकाश के कई सारे गुणों की व्याख्या की। और बच्चों अपने सिद्धांत के तहत इन्होंने बहुत सारी और भी चीजें बताई, जैसे इन्होंने बताया कि प्रकाश कणिकाओं का वेग सघन माध्यम में ज्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है, ऐसा न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत के थ्रू बतलाया। न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत था, कणिका सिद्धांत का लॉजिक शॉर्टकट में ओझा जी यही था कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अनंत कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। इन कणिकाओं में उच्चतम वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है और ये इसलिए द्रव्यमान और वेग युक्त कण अर्थात ऊर्जा कण है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण परावर्तन अपवर्तन दिखाता है। किस माध्यम में इन्होंने प्रकाश का वेग ज्यादा माना था? सघन माध्यम, न्यूटन साहब ने। अब इनके कणिका सिद्धांत के दोष माने इनकी बुराइयां, कमियां, कणिका सिद्धांत की कमियां, तो कमियां इतनी जबरदस्त हैं कि इनके सिद्धांत को सही मानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अथर्व सिंह ध्यान से सुनना बेटा, कमियां। देखो न्यूटन ने ये कहा क्या कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है, ठीक।
तो अब बेटा सोचने वाली बात है कि ये कण जो है अपने आप कहीं पैदा थोड़ी हो गए होंगे। कण में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कहाँ अपने आप थोड़ी उत्पन्न हो गया होगा। तो ये जो स्रोत है न्यूटन के हिसाब से, ये जो स्रोत है, इसी स्रोत का द्रव्यमान कणों के द्रव्यमान के रूप में बाहर निकलता रहता है और वही प्रकाश है। ऐसा समझ में आया। लोगों ने कहा कि अगर न्यूटन का कण का सिद्धांत सही है, माने किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में बाहर निकलता है, तो ये जो कण है ये इसी स्रोत के द्रव्यमान है जो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रहे हैं। और इस प्रकार अगर ये सच है तो कोई स्रोत अगर जल रहा है 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन जलता रहे और उसका द्रव्यमान कणिकाओं के रूप में बाहर उत्सर्जित होता रहे, तो स्रोत धीरे 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 कम होता रहेगा और कम होते होते समाप्त हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। माने हम बल्ब जला दिए आज, अब बल्ब से प्रकाशऊ निकले तो बल्ब के कुछ द्रव्यमान कणिकाओं के रूप में बाहर निकलेगा और ये बल्ब धीरे धीरे आधा बचेगा, फिर चौथाई बचेगा, फिर पूरा चुक जाए। ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा व्यवहार में नहीं होता। अब अगर ये एलईडी जल रही है तो आज जल रही है, कल भी आओगे जलेगी, परसों जलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि एलईडी पहले जल देगा, कल देखबा आधी बची रहे, परसों देखबा थोड़ के बची रहे, फिर कुछ दिन बाद चुक जाए। ऐसा तो ना होता है ना। तो अगर न्यूटन का कण का सिद्धांत सही है तो इसका मतलब स्रोत का अल्प द्रव्यमान कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता होगा और इसलिए जो है स्रोत को निरंतर प्रकाश देते रहने के कारण कम होते होते समाप्त हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता तो इनका सिद्धांत गलत है। इधर के लिए एक कमी आई। दूसरा जो है, अगर जो है स्रोत से प्रकाश कणिकाएं निकल रही हैं तो स्रोत का जो ताप है, स्रोत जो जल रहा है उसमें जो ताप है, ताप के कारण ऊर्जा है और वही ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो अगर स्रोत के ताप पर प्रकाश निकल रहा है या प्रकाश ऊर्जा निकल रही है तो स्रोत के ताप पर प्रकाश ऊर्जा डिपेंड करनी चाहिए। स्रोत कम ताप पर रहेगा तो उसमें कम ऊर्जा रहेगी तो कम ऊर्जा वाला प्रकाश निकलेगा, और स्रोत ज्यादा ताप पर रहेगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी प्रकाश के रूप में वो ज्यादा ऊर्जा ज्यादा ताप वाला रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे चिमनी जलावा है, दिया मोमबत्ती, और चाहे बल्ब जलावा, जौन प्रकाश दुइनों से निकला था सबके बेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसा ना बा कि चिमनी वाले प्रकाश के बेग अलग होता है और बल्ब वाले प्रकाश के बेग अलग होता है, सबके बेग एक जैसा होता है। क्या मतलब? प्रकाश ऊर्जा स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करती। यह दूसरी बात, इनका दूसरा दोष आ गया। तीसरा, इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की घटना को सत्यापित करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया था, बस यही बता दिया कि प्रतिक्रिया बल के कारण ऐसा हुआ। कोई आधार, कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था, इसलिए भी इनके जो है कणिका सिद्धांत में दोष था। एक और बात, इन्होंने पता लगाया था या इनका लॉजिक कहता था कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जबकि बाद के साइंटिस्टों ने पता किया कि जो है फोको वगैरह वैज्ञानिकों ने प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है, सघन में अधिक नहीं होता। तो एक दोष ये हो गया। और दोष था कि भविष्य में कुछ और घटनाएं प्रकाश की पता लगी, जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इन सब घटनाओं को किसी भी तरीके से कणिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका और इस वजह से पूरी तरह से यह कणिका सिद्धांत गलत साबित हो गया। ठीक बेटा? तो कणिका सिद्धांत के दोष में कुलदीप मौर्य पहला दोष क्या था? कणिका सिद्धांत के तहत स्रोत का द्रव्यमान कणिकाओं के द्रव्यमान के रूप में उत्सर्जित होना चाहिए। इस प्रकार स्रोत को जलते रहने से धीरे धीरे समाप्त होते हुए या द्रव्यमान कम होते होते समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दूसरा, हमने आपको बताया बेटा कि स्रोत के ताप पर प्रकाश ऊर्जा की निर्भरता होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। सघन माध्यम में इन्होंने वेग पता लगाया था ज्यादा होता, जबकि ऐसा नहीं होता। और क्या विशेषता बताए बेटा कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे जो है व्यतिकरण, विस्पंद, ध्रुवण को कणिका सिद्धांत द्वारा सही नहीं सत्यापित किया जा सकता, इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत पूर्णतया रंग हो गया। और जब पूर्णतया रंग हो गया तो प्रकाश के संदर्भ में या प्रकाश के बारे में एक साइंटिस्ट हुए, हालैंड के
फेमस वैज्ञानिक, अब जिनका चर्चा लगातार 2-3 पाठ में होगी, और उनका नाम था हाइगेंस। और हाइगेंस ने प्रकाश के संदर्भ में अपने मत, अपनी परिभाषाएं, अपनी थ्योरी दिया, और जो है हम लोग प्रकाश को अब हाइगेंस के हिसाब से समझेंगे क्या है। हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया, हालांकि इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और बच्चों यहीं से सही तरंग वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यहीं से सुन। देखिए, वैज्ञानिक हाइगेंस ने जब न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य हो गया, उसमें तमाम कमियां सत्यापित हो गई, तो एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, और हाइगेंस ने बेटा प्रकाश के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत किया। और इनका मत अगर जो है हमारे हिसाब से समझ लीजिए तो लैंग्वेज बना के अपने आप लिख सकते हो। इन्होंने बताया, वैज्ञानिक हाइगेंस, जो भी प्रकाश के संदर्भ में इन्होंने बताया उसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बेटा, हाइगेंस ने प्रकाश के संदर्भ में एक छोटा सा तथ्य, छोटा सा लॉजिक दिया, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर समझो जरा, इसको मैं चित्र में समझा दे रहा हूं ध्यान से। जैसे बेटा ये जो है आपके बल्ब है, यहां प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, तो ये प्रकाश स्रोत हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ कि नहीं? तो हाइगेंस ने ये माना कि जैसे कोई प्रकाश स्रोत होता है, तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश सभी दिशाओं में निकलता है तो वो तरंग के रूप में निकलता है। माने जब प्रकाश किसी भी दिशा में निकलता है तो तरंग गति करते हुए निकलता है। ऐसे तरंग के रूप में प्रकाश स्रोत से प्रत्येक दिशा में संचरित होता है। अब यह जो माध्यम है, माध्यम के जो कण है, जैसे हवा, धूल इत्यादि, जब ये तरंगे माध्यम के कण से टकराती है तो ये कण भी तरंग गति, अप डाउन मोशन करने लगते हैं, तरंग गति करने लगते हैं, और इस प्रकार तरंगे इन कणों से होकर के लगातार आगे बढ़े, आगे कोई और कण टकराया, फिर वो तरंग गति करने लगा, तो इन्हीं माध्यम के कणों से टकराते हुए, तरंग गति करते हुए निरंतर आगे बढ़ती जाती है, और दूर तक प्रकाश संचरित होता रहता है, दूर तक प्रकाश दिखाई देता रहता है। इस बात को दिखाने के लिए हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर, यहाँ पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है, बीएससी में जाओगे पढ़ने को मिलेगा सेकंड ईयर में, कि बाकायदा एक कांच का बंद बर्तन था, उसके अंदर इन्होंने जो है ईथर गैस जानते हो, ईथर भर दिया, इधर काल्पनिक माध्यम लिया, और उसके बाद एक स्रोत चलाया, और जो है प्रकाश का तरंग मोशन या तरंग गति इन्होंने जो है बाकायदा अच्छे से देखा और सबको समझाया या स्पष्ट किया। तो आप भी जान लीजिए कि तरंग सिद्धांत यही तरह 2 लाइन में है, लेकिन आप इसको डिफाइन करोगे, समझा के बोलोगे कि किसी प्रकाश स्रोत से, वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। हाइगेंस ने के इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। सभी दिशाओं में तरंगे जो है प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती हैं या संचरित होती हैं, और जब ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं, तरंग गति करने लगते हैं, और इस प्रकार तरंगे निरंतर आगे बढ़ती जाती है, प्रकाश दूर तक फैलता जाता है। तो यही है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कुलदीप बेटा समझ गए? फिर समझो, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, और ये तरंगे किससे टकराती हैं, माध्यम के कणों से टकराती हैं, और माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं, तरंग गति करने लगते हैं। इधर के लिए
माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगते हैं और जो है तरंग के रूप में प्रकाश निरंतर आगे बढ़ता रहता है, दूर तक फैलता रहता है। ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। अरसलान बोल दोगे, चित्र समझ में आ गया? किसी प्रकाश स्रोत से देखो प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचरित होता है। ये तरंगे किससे टकराती है? माध्यम के कणों से टकराती है, तो माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगते हैं। माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगते हैं और इस प्रकार प्रकाश तरंगों के रूप में दूर तक फैलता जाता है, संचरित होता जाता है। अब हम लोग जो है बेटा हाइगेंस का इंपॉर्टेंट तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेंथ प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। लेकिन हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत और तरंगों के बारे में और अच्छी जानकारी तब तक आप नहीं समझ पाओगे, नहीं बता पाओगे, जब तक मैं आपको एक हेडिंग न समझा दूं, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। और बच्चों तरंग संबंधित अब आगे हर लेसन में, जैसे इसके बाद व्यतिकरण, फिर इसके बाद विस्पन्न, फिर जो है विवर्तन पढ़ाऊंगा, दोनों तीनों लेसन जो भी, सब में ये सब जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे आज जो नहीं आया है, आज क्लास नहीं लिया है, तो उसको आगे हम तरंगाग्र कहेंगे तो समझ ही नहीं पाएगा क्या कह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा। तरंग आग्र, वेव फ्रंट, लॉजिक इसका बता दे रहा हूं, माननीय यशपाल जी अच्छे से जान लीजिए। तरंग आग्र या वेव फ्रंट क्या है? ठीक है बेटा, हर लेसन में एक्सप्लेन होगा और हर एक्सप्लेनेशन अब जो है तरंग आग्र के पदों में किया जाएगा। क्या है तरंग आग्र, जानिए। जैसे बेटा यहां हम बल्ब लगा दें, क्या लगा दें सर, यहां से बात, तो इस बल्ब से क्या निकलेगा? प्रकाश। लेकिन किस रूप में निकलेगा? तो प्रकाश तरंगों के रूप में निकलेगा और माध्यम के कण जो भी होंगे तरंगे उससे टकराएंगी और वो कण भी जो है क्या करने लगेंगे? तरंग। ठीक। तो अगर कहीं कोई प्रकाश स्रोत हो और प्रकाश तरंगों के रूप में माध्यम में उत्सर्जित हो रहा हो, संचरित हो रहा हो, अब इस माध्यम में हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें। माने हम इस जो है ये जो माध्यम है यहां पर एक अपना जो है प्लाट खरीद ले, एक थोड़ी दूर का प्लाट हवा में कल्पना कर ले कि हमारा प्लाट है, एक जो है इस क्षेत्र इतना इलाका हमारा है। तो अगर माध्यम में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हो, तो अगर माध्यम में कोई काल्पनिक पृष्ठ हो तो ये जो प्रकाश तरंगे स्रोत से निकल रही है वो आपके पृष्ठ से भी तो गुजरेंगी। जो आपका ऐसे कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बना हो तो तरंगे इस पृष्ठ से भी गुजरेंगे कि नहीं, है ना? मतलब कि अगर जो है यहाँ कोई एक प्रकाश स्रोत है और इससे तरंगे प्रकाश जो है तरंगों के रूप में बाहर उत्सर्जित हो रहा हो और इस माध्यम में हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ या एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे इतनी दूर का पृष्ठ हम जो है एडजस्ट कर लिए हैं। ये पृष्ठ असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं या कणों से मिलकर बना होगा, माने यहाँ ढेर सारे कण होंगे, इस हमारे पृष्ठ में जितने कण होंगे माध्यम के वो ऐसे मान लो है, और ये तरंगे आएंगी इन कणों से टकराएंगे। अब अगर ये पृष्ठ ऐसा हो कि सभी कणे समान कला में इस जो है माध्यम के बिंदुओं पर या इस पृष्ठ के बिंदुओं पर समान कला में टकराए। समान कला माने जैसे जितने बिंदु हैं इस बिंदु पर तरंगे एक ही दिशा में, कला का मतलब होता है तरंग संचरण की दिशा, माने किसी क्षण तरंग के कण जिस दिशा में होते हैं वही तरंग की कला होती है। तो देखो सारी तरंगे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, नहीं जब माध्यम के कणों से मिल रही है तो सबका संचरण एक ही दिशा में, नीचे की ओर हम दिखाएंगे या हो सकता है ऊपर की ओर दिखाते। तो अगर माध्यम के सभी कण समान कला में हो तो इस काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। इसकी 3-4 खासियत बता रहा हूं, ध्यान समझो। किसी माध्यम में
जैसे माध्यम है, स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में हो, जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हो, उसी काल्पनिक पृष्ठ को तरंग आग्र कहते हैं। ठीक है, फिर से समझो, तरंग आग्र क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ है। कहां है? माध्यम में है। इसमें ढेर सारे बिंदु हैं, जहां पर जो तरंगे मिलती है प्रकाश की, वो सब कैसे मिलती है? एक ही कला में, एक ही दिशा में मिलती है, समान कला में मिलती है। तो तरंग आग्र का तो मतलब इतना ही हुआ। फिर से एक बार जानिए, किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु में तरंगे समान कला में मिलती हो, तरंग आग्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक और बात कि इसके जितने बिंदु हैं, इन पर तरंगे आके टकरा रही है, समान कला में टकरा रही है। तो जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ है और इस पे तरंगे आके टकरा रही है, तो यहां जैसे इस बिंदु से तरंग टकराई, तो ये बिंदु तरंगित करने लगेगा कि नहीं? तो माने अब इस बिंदु के बाद तरंग ऐसे आगे बढ़ते हुए मिलेगी, इस बिंदु के बाद तरंग करते हुए मिलेगी, इस बिंदु के बाद। तो ये जो तरंगे अब बन रही है, इन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। कौन सी तरंगिकाएं कहा जाता है? और जो इन बिंदुओं पर टकरा रही थी, ये क्या थी? प्रारंभिक तरंगिकाएं। ठीक है, तो मतलब एक खासियत और हो गई। क्या हो गई अथर्व सिंह? कि जो तरंगाग्र होता है, उसके जितने बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर प्राथमिक तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं, और वे सारे के सारे बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं बनाते हैं। माने तरंगाग्र वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका स्रोत होती है, जिसके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं बनती हैं, उत्पन्न होती है। दो तरफ परिभाषा हो गई कि नहीं? आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर प्राथमिक तरंगिकाएं आकर लड़ भिड़ रही है। तो ये एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं पैदा भी हो रही है। मतलब ये एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर प्राथमिक तरंगिकाएं मिलती हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, जन्म लेती है। दो तरफ परिभाषा हो गई ना बेटा? तो अथर्व सिंह, किसी माध्यम में स्थित, अब है तो कल्पना, ये होता नहीं कुछ, कल्पना है। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगिकाएं समान कला में मिलती हो, और जिसके प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं को जन्म देते हो, माने द्वितीयक तरंगिकाएं बनाते हो, द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत होते हो। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की दिशा तरंग के संचरण के लंबवत होती है। अभी हमने बताया था ऐसे काल्पनिक पृष्ठ है, अब तरंगे ऐसे आ रही, माने लंबवत आ रही है कि नहीं? तो तरंगाग्र की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तरंग के चलने की दिशा के लंबवत दिशा में किसकी दिशा होती है? ठीक है, माने अगर जो है तरंगे ऐसे ऐसे चल रही, तो तरंगाग्र ऐसे लंबवत है कि नहीं? तो अब तरंगाग्र की तीन जो है विशेषताएं हो गई, 3-4 विशेषताएं। चारों विशेषताएं माइंड मेकअप रखो तो परिभाषा विकरालता बन जाएगी। क्या बेटा? पहली चीज, किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में हो, जिस पर सभी तरंगिकाएं समान कला में मिलती हो, और प्रत्येक बिंदुओं से कौन सी तरंगिकाएं बनती हो? द्वितीयक तरंगिकाएं बनती हो, माने जिसके प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं ना बेटा? पक्का पक्का ना? और एक खास बात, प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र कहलाता है, ये तो हो गया। दूसरी खास बात यह है कि तरंग आग्र के संचरण की दिशा तरंगों के संचरण की दिशा के इधर क्लियर। तरंगाग्र बेटा हमारी नॉलेज में 3 प्रकार के होते हैं। समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र
और बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है। जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, क्या बोल रहे हैं दिवेश? जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, एक ही दिशा में प्राप्त हो, तो इन तरंगों का जो तरंगाग्र होता है वो समतल तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र की सभी तरंगे परस्पर समांतर और एक ही दिशा में प्राप्त होती है। समतल तरंगाग्र की सभी तरंगे परस्पर समांतर और एक ही दिशा में। ये देखो जरा, सभी तरंगे एक ही दिशा में दिख रही है कि नहीं? तो ये जो तरंगाग्र है इसे कौन सा तरंगाग्र कहेंगे? ये समतल तरंगाग्र। समझ आया बेटा? कैसा तरंगाग्र है ये? परिभाषा इसकी क्या बन रही है कि यदि किसी तरंग स्रोत से या प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, यदि किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, तो इन तरंगों से होकर गुजरने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र की सभी तरंगे परस्पर समांतर और एक ही दिशा में होती है। ये कौन से तरंगाग्र का फोटो बनाए हैं? ये जो पृष्ठ दिख रहा है यही तरंगाग्र है। देखो, इस पृष्ठ में सारी तरंगे एक ही दिशा में आ रही है कि नहीं? और ये जो निकल रही है सब क्या है? द्वितीय तरंगिकाएं। और सारी तरंगे देखो पृष्ठ के लंबवत आ रही है कि नहीं? ये जो पृष्ठ है ऐसे है खड़ा खड़ा, कहीं कापी ऐसे खड़ी खड़ी रख दो, तरंगे लंबवत आपतित हो रही कि नहीं? तो तीनों चारों विशेषता बन गई कि नहीं तरंगाग्र की? पहली विशेषता क्या है कि तरंगाग्र एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिससे सभी तरंगे समान कला मिलते, देखो सब एक जैसी दिशा में आ रही है। दूसरी विशेषता तरंगाग्र क्या बताए बेटा कि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीय तरंगिका निकलती है। तो देखो द्वितीय तरंगिका निकल रही है कि नहीं? फिर तीसरी विशेषता बताए कि तरंगाग्र के संचरण की दिशा तरंगों के संचरण के लंबवत। तरंगे लंबवत आपतित हो रही किस पर? नहीं, ऐसे पृष्ठ है और तरंग ऐसे लंबवत आ रही है। तो ये कौन सा तरंगाग्र है? ठीक है ना? ऐसे ही अगर कोई गोलीय प्रकाश स्रोत हो या बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो, कोई गोली या बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो, तो उससे उत्सर्जित तरंगे सभी दिशा में संचरित होती है। क्या बोल रहे हैं हम बेटा? उससे उत्सर्जित तरंगे, और इन तरंगों से होकर गुजरने वाला तरंगाग्र, ये तरंगाग्र जो बनता है ये गोलीय तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है बेटा? अब जो है थोड़ा समय कम है इसलिए झट के बता रहे हैं, कल अच्छे से चित्र बना के बता देंगे। तो ये तरंगे जो है ऐसे निकलेंगी। तो ये तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र है बेटा? गोलीय तरंगाग्र। समझ में आ रहा है ना? तो परिभाषा क्लियर हो रही है। एक बार फिर से हो जाए विक्रांता, कल अच्छे से समझा जाएगा है? कल ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। ध्यान से समझो जरा। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, अब तो याद हो जाना चाहिए, किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु समान कला में हो, जिस पर टकराने वाली तरंगे समान कला मिलती हो, और जिसके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होती हो, उसे ही क्या कहते हैं? तरंगाग्र के संचरण की दिशा तरंगों के संचरण के लंबवत होती है। इधर क्लियर? तरंगाग्र हाउ मेनी प्रकार? जब किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंगे एक ही दिशा में प्राप्त हो, तो उन तरंगों से मिलकर बना तरंगाग्र क्या होता है? समतल। ऐसे बनता है। और जब किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत या गोली प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में प्राप्त हो, तो इससे जो है गुजरने वाला तरंगाग्र क्या कहलाता है? और अगर कोई प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो उससे जो तरंगाग्र बनता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं।
कोई दिक्कत बेटा? कुलदीप